नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी को रोकना है जरूरी। कृषि वानिकी अपनाएं, अधिक लाभ कमाएं। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ये एक संक्रामक रोग है जो मुर्गी पालन के लिए अत्यधिक घातक है। यदि आपकी मुर्गियों में इस बीमारी का प्रकोप हुआ तो मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। इसलिए आप इसकी पहचान करके सही समय पर रोकथाम के उपायों को अपनाएं, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर गिरिराज गोयल। इस बीमारी को न्यूकैसल डिसीज या एनडी के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है और इस बीमारी के एक बार हो जाने पर चूँकि ये वायरस से होती है तो ये बहुत अधिक नुकसान करती है। ये जो बीमारी है वो पैरामिक्सोविरिडी नामक वायरस से होती है। ये वायरस सामान्यतः श्वसन तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उसके साथ साथ में ये पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को भी बहुत अफेक्ट करता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। और इस बीमारी में जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें मुर्गियों में सर्वप्रथम दस्त लगते हैं। उसके बाद में मुर्गियों में लकवा की समस्या आती है। मुर्गी पंखों को टेढ़ा करती है, उसके बाद अपनी गर्दन टेढ़ी करने लगती है और वो एक तरफ से पैरालिसिस के सिम्टम दिखा के गिरने लगती हैं और उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और यदि इसकी रोकथाम ना किया जाए तो इसमें 100% तक मृत्यु दर संभव है। आपके फार्म में ये बीमारी अगर आ जाती है किसी कारण से तो इसकी पता करने के लिए मुर्गियों का पोस्टमार्टम भी किया जाता है। पोस्टमार्टम में जो प्रमुख लीजन्स आपको दिखेंगे उनमें है जो मुर्गियों का जो अमाशय है, स्टोमक है, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं, उसमें उसकी प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड के ऊपर पेटेचियल बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु के जैसे ह्यूमरेज दिखेंगे, खून के धब्बे से जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये वायरस इन ग्लैंड्स में बहुत वृद्धि करता है और इनको नुकसान पहुंचाता है। जब कभी आपको मुर्गियों के पोस्टमार्टम में प्रोवेंट्रिकुलस में इनकी प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड की टिप पर अगर हीमरेज दिख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से रानीखेत बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है और रानीखेत बीमारी आपके फार्म में आ गई है। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से
आपके मुर्गियों के समूह में रानीखेत बीमारी आ जाती है, तो उस स्थिति में उसका नियंत्रण करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम जो बीमार मुर्गियां हैं उनको आप फ्लॉक से अलग कर दें, उनको गड्ढे में गाड़ दें या उनको जला दें। उसके बाद में आपकी जो मुर्गियां हैं उनको द्वितीयक इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन या फिर सेफ्टियोफॉर के इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको इंजेक्शन लगाने की उपलब्धता नहीं है तो आपको पानी में सिफालेक्सिन, जिसको लेक्सिन के नाम से बाज़ार में काफ़ी उपलब्ध है, उसको आपको पानी में पाउडर को मिलाकर देना है। उसके साथ साथ में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी के कई प्रिपरेशन उपलब्ध हैं, जैसे कि हर्बल सी, आप उसको पानी में मिलाकर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। अब बात करें कि ये बीमारी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे प्रमुख साधन है वो है टीका। सामान्यतः रानीखेत बीमारी का टीका चूजे में 5 से 7 दिन की उम्र में लगाया जाता है, जो कि B1 नामक इसका एक स्ट्रेन है। इसका अगर उपयोग किया जा रहा है तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। बीमारी के टीके का उपलब्ध नहीं है तो सामान्यतः मिलने वाला लासोटा स्ट्रेन को भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। उसको आपको चूजे के नसिका छिद्र में 2 बूंद आपको डालना है। उसके उपरांत आपको 21 दिन की उम्र में इस लासोटा नामक स्ट्रेन से फिर से इनको वैक्सीनेट करना है, बूस्टर डोज लगाना है और इस बार उनको उनके पीने के पानी में ये टीका मिलाकर देना है। इसके बाद 56 दिन की उम्र में इसमें एक और R2B नामक स्ट्रेन का टीका लगाया जाता है, जो कि रानीखेत बीमारी का मध्यम स्तर का टीका है और इसको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ब्रायलर मुर्गी का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको 21 दिन के बाद इनमें टीका देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लेयर मतलब अंडा देने वाली मुर्गी या ब्रीडर जिनसे आपको बच्चे निकालने हैं अंडा पैदा करने के बाद में, उनमें उनको अगर रख रहे हैं तो आपको 56 दिन का R2B स्ट्रेन देना अत्यंत आवश्यक है। फिर प्रति 2 माह पर लासोटा जो स्ट्रेन हमने आपको बताया है उसको प्रति 2 माह पर आपको पीने के पानी में मिलाकर, जब तक कि आप मुर्गी का पालन कर रहे हैं तब तक आपको नियमित रूप से 2 माह के अंतराल पर इसको देते रहना है। निश्चित रूप से आपके जो मुर्गियों का समूह है उसमें रानीखेत बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और आपके समूह का बहुत अच्छे से बचाव होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं। ऑपरेशन लोटस को लेकर कई लोगों ने मुझसे किया था संपर्क। ऑपरेशन लोटस पर मोहन मरकाम का बयान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नहीं होगा सफल। ओम माथुर को भगवा बताने पर मरकाम का पलटवार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव को लेकर यह मंथन, सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम और सिंहदेव रहे बैठक में मौजूद। बूथ चलो अभियान चलाएगी पार्टी, 22 जून को अगली बैठक। रायपुर में बीजेपी मंडल समितियों की बैठक, मंडल समिति सदस्यों के साथ बैठक। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव, नारायण चंदेल, संतोष पांडे समेत कई दिग्गज मौजूद। रायपुर में मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम भी रहे साथ। रविंद्र चौबे ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली। के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं हो पाता है।
लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत अपनाना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो कौन कौन से वृक्षों का चयन करें और इन्हें किस तरह से लगाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। अब किसान भाई बहुत मतलब कि वानिकी से संबंधित जो वन वृक्षों का है उसके प्रति लगाव मैं देख रहा हूँ दिनानुदिन मतलब कि बढ़ता जा रहा है। किसान भी पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, किसान को भी मूलभूत आवश्यकता होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो वनरोपण की तरफ जो खेती पर्यावरण है उसमें वनीय पौधों का समावेश करें। तो सर्वप्रथम मैं आऊँगा कि कहना चाहूँगा कि आप पहले साफ सफाई बढ़िया क्लियर कर ले, जहाँ पर वनरोपण करना हो उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर। दूसरी है कि वनरोपण किसान भाई का जहाँ तक मतलब कि हमारा सलाह है कि जो चौड़े मेड़ है तो उसका चुनाव करें, या कोई बंजर ज़मीन जहाँ आप मतलब खेती में जो लागत लगता है उसका अनुरूप आपको उसे आय नहीं होता है वैसे ज़मीन, और अगर उपजाऊ भूमि भी हो उसके चौड़े मेड़, इन सब क्षेत्रों का आप चयन कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम आता है उसमें पिट डिगिंग। तो पिट डिगिंग का काम हमेशा जो चौड़े मेड़ है उसको आप रेखीय वनरोपण करिए, सीधी, खास करके वैसे पगडंडी वैसे चौड़े मेड़ जो पूरब से पश्चिम दिशा में जाता हो। उसका क्या कारण क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें जो खेती के लिए अब मतलब की ज़रूरी है वो आपका एक पौधे का छाया दूसरे पौधे पर पड़े, ना कि आपके फसलों पर पड़े। तो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, इस तरह से मतलब कि आप उसका मिट्टी की खुदाई करें और चिलचिलाती धूप में कम से कम 15-20 दिन उसको मतलब कि सूखने देना है। उसमें जो छिपे हुए कीट व्याधि इत्यादि है वो दूर हो जाएगा, फफूंद का भी नाश हो जाएगा। कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुरूप हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छाटते रहना चाहिए। इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्षों संबंधी जानकारी होना जरूरी है। हम ये भी सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आप अपने खेतों के बीच में जिसमें खेती करते हैं वैसे बीचों उसके खेत के बीच में भी अगर कतार बनाना चाहते हैं तो आप 6 मीटर और या 8 मीटर इतना अंतराल पर आप पौधों का दूसरा कतार खड़ा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। इस तरह से मतलब का इसका भी उद्देश्य अलग अलग है। अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं, जैसे गंवार लेते हैं, तो जो है एक कतार से दूसरी कतार की दूरी थोड़ा बढ़ा दीजिए 6 मीटर 8 मीटर, जिसमें कि आपका ट्रैक्टर, हल इत्यादि उसका मूवमेंट बहुत आसान हो जाए। जो वनीय पौधे हैं उसके साथ अगर कृषि फसलों का समावेश कर रहे हैं तो कृषि फसल में चुनाव करिए कि वो लेग्यूमिनस, खास करके दलहनी फसल, चाहे वो खरीफ मौसम में हो चाहे रबी मौसम में, दलहनी फसल का समावेश जरूर करिए। इससे मतलब क्या होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति का लाभ आपको पेड़ को भी मिलेगा और पेड़ के पत्तों का लाभ भी आपको कृषि के फसलों पर मिलेगा। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे विन्यास अपनाते हैं तो आपको प्रति इकाई भूमि से अधिकतम लाभ आपको प्राप्त होगा। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर भी रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी और ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रथम 10 वर्ष अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं तो प्रथम 10 वर्ष आपको मतलब सीधी, जो जैसे टीक लेते हैं,
शीशम लेते हैं और भी महोगनी लेते हैं और भी मतलब कि जो है जो इमारती लकड़ी है जैसे बीजा साल हो गया, उसी तरह से और भी मतलब कि जो काष्ठीय लकड़ी है जिसका उपयोग आप घर बनाने फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 मीटर और एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 2 मीटर रखना आवश्यक है। पौधे लगाने का सवाल है, जहाँ तक वनरोपण का सवाल है तो वनरोपण आप तभी करें जब 100 मिलीमीटर लगभग बारिश हो जाए, और जब वनरोपण करेंगे तो प्रति पौधे 20 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम DAP और करीब 15 ग्राम MOP डाल करके प्लांटेशन करेंगे। उसको डाल देंगे, मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ साथ 2 से 4 ग्राम प्रति गड्ढे कीटनाशी और 1-1.5 ग्राम मतलब कि ऊपर मिट्टी में डाल के अच्छी तरह से मिला करके और इसको तब वनरोपण करेंगे। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा मतलब कि परिणाम आएगा। कार्बेंडाजिम पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर, 10 लीटर पानी में है तो 20 ग्राम कार्बेंडाजिम घोल करके और उसी से मतलब पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि फफूंद से होने वाली जो आपका नुकसान है वो नहीं होगा। कीट जो है खास करके दीमक है उससे आपका बचाव हो गया। ऐसा करने से आप अधिक से अधिक मतलब कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक मतलब कि देखभाल का सवाल है तो प्रथम वर्ष 3 बार निराई गुड़ाई करना है। आपका वनरोपण के 1 महीने के बाद 1-1.5 महीने के बाद प्रथम निराई गुड़ाई, इसके बाद उसके 1-1.5 महीने के बाद दूसरी निराई गुड़ाई। इस तरह से मतलब अंतराल पे जब भी देखें वहाँ खरपतवार तो इतने अंतराल पर आपको 3 बार मतलब उसकी निराई गुड़ाई करना है, देखभाल करना है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। पहुंचे सभी लोग। दरियाबंद में देवभोग मार्ग पर सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बस, 12 से अधिक यात्री घायल, सभी घायल मैनपुर अस्पताल में भर्ती। अंबिकापुर में शव को घाट पर ले जाने को मजबूर परिजन, सड़क नहीं होने से लगातार हो रही परेशानी, 7 किलोमीटर सड़क बनाने की ग्रामीण कर रहे मांग। बिलासपुर में हुक्का पीते 7 रईसजादे गिरफ्तार, अज्ञे नगर में एक मकान में पी रहे थे हुक्का, पुलिस ने लिया एक्शन। धमतरी में 10 शिकारी चढ़े, वन विभाग के हथियार, शिकारियों के पास से तीर धनुष जब्त, चीतल के शिकार के आरोप में गिरफ्तार। सूरजपुर में बैंक मैनेजर को हाइवा ने कुचला, मौके पर बैंक मैनेजर की मौत, हादसे के बाद हाइवा चालक फरार। विश्रामपुर के NH 43 की घटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत की साफ सफाई और मेड़ों की मरम्मत आवश्यक रूप से इस समय करना चाहिए। धान का धरहा डालने या बुआई से पहले स्वयं उत्पादित बीजों को 17% नमक के घोल में उपचारित कर पुष्ट बीजों का चयन करें। प्रमाणित या आधार श्रेणी के
बीजों के पैकेट में प्रदाय किए गए फफूंदनाशक से अवश्य उपचारित करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद की व्यवस्था कर लें। किसानों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीफ धान के बीज की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों के पास सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का धरहा तैयार करने के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार करें। इस प्रक्रिया में खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और खेत तैयार रहने से धरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। धान की रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10वें भाग पर नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटे धान वाली किस्मों के बीज की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पतले धान के किस्मों के बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बीज डालें। संवहनीय वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद वाली फसलों की बुआई का यह इष्टतम समय है। हरी खाद वाली फसलों को धान की रोपाई से 6 से 8 सप्ताह पहले मध्यम और निम्न भूमि की स्थिति में बोया जा सकता है। ढैंचा के 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। धान की रोपाई से पहले बेहतर अपघटन के लिए हरी खाद के पौधों को 6 से 8 सप्ताह की अवस्था में पलट दें। यह 6 से 7 टन हरा पदार्थ जोड़ता है और बदले में प्रति हेक्टेयर धान की फसल के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जोड़ता है। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटैक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला ग्वालियर के किसान मोनू राजावत ने। आप मृदा सौरीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मोनू राजावत जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, खरपतवार, कीट और रोगों का प्रभावी नियंत्रण करना एक गंभीर चुनौती है। यदि किसानों द्वारा कीट, रोग और खरपतवारों का समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और मृदा में रसायनों का अधिक प्रयोग करना भी उचित नहीं है। अगर किसान अपने स्तर पर खेत का सॉइल सोलराइजेशन यानी मृदा सौरीकरण कर ले तो इनसे काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। राज्य में जहां मई जून के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इन महीनों में तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण कर सकते हैं और सूर्य के तापक्रम द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जा सकता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। मृदा सौरीकरण के लिए लंबे दिनों तक वातावरण में गर्मी होनी चाहिए। जब तेज धूप और तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस वक्त मृदा सौरीकरण करना उचित रहता है। इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढककर एयर टाइट कर दिया जाता है। प्लास्टिक की शीट सौरीकरण को अवशेषित कर लेती है और तापमान की बढ़ोतरी करती है।
मृदा सौरीकरण के लिए मिट्टी ढीली जिसमें बड़े ढेले और मलबा कचरा ना हो तो अच्छी रहती है। सोलराइजेशन करने से पहले खेत की अच्छी तरह जताई कर लेवे और फिर खेत में सिंचाई कर दें। इसके बाद खेत या क्यारियों को 200 से 300 गेज मोटाई की पारदर्शी प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक के शीट के किनारों को मिट्टी या ईंटों से अच्छी तरह से 4 से 6 सप्ताह के लिए दबा दिया जाता है ताकि पॉलिथीन के अंदर की वाष्प बाहर नहीं निकल सके। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक से ढकी जगह के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इस तरह भूमि में बिना किसी रसायन उपयोग किए सौरीकरण को फ्यूजेरियम जीवाणुओं को नष्ट करने में काफी कारगर है। मृदा सौरीकरण से मिट्टी में पहले से मौजूद कीट रोग, नीमेटोड और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसमें बोई जाने वाली फसल कीट और रोगों से मुक्त रहती है और बम्पर पैदावार मिलती है। मृदा सौरीकरण करने से मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। इस प्रकार से आप सॉइल सोलराइजेशन करके भूमि को खरपतवार, कीट और रोग कारकों से मुक्त रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 5015।